जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्यवंश का ही शासक था। इसी तरह से पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का वह ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारे जाने वाला एकमात्र शासक हुआ था। उसी तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठा में कौन थे? तो मराठा में बालाजी बाजीराव थे, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाने जाते थे। हालांकि एक और नाना साहब है जो 1857 की क्रांति में भी कानपुर से नेतृत्व उन्होंने किए हुए थे, जबकि ये दूसरे नाना साहब है। इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था, बालाजी बाजीराव को। हालांकि उन्होंने जो उनके जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, उन्हीं के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें वह सह नहीं पाने के कारण हार को उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। यह मानसरोवर झील एक ऐसा झील है जहाँ से 3 नदियाँ भारत की बड़ी बड़ी निकलती है, जैसे कि 2 पश्चिम की ओर निकलती है और एक पूरब की ओर निकलती है। तो एक जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के ही सनख्याबाद से निकलती है, जबकि दूसरी सतलज नदी है जो यही मानसरोवर झील के ही राकसताल से निकलती है। और तीसरी जो नदी है जो पूरब की ओर निकलती है वो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के ही पास से चोयुमुंग एक ग्लेशियर से ही निकलती है। हालांकि झील की अगर बात करेंगे तो लगभग जो नाग नागिन जो भी झील ट्रिक में आता है वह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, और जो लगभग जिसके अंत में ताल आ जाए, जैसे राकस ताल, भीम ताल, ये सब जितने भी आ जाते हैं तो वो सभी ताल वाले उत्तराखंड में आते हैं। लेकिन कुछ ताल को छोड़कर, जैसे कि सूरजकुंड ताल और चांद ताल झील, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसी तरह से थी अगर भोजताल झील का जाए तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि झील में कुछ आपको बताते हैं, जैसे भारत का सबसे मीठे पानी का झील जैसे बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और अगर उत्तर पूरब भारत का नॉर्थ ईस्ट का मीठे पानी का झील बताया जाएगा तो मणिपुर में जो स्थित है वह झील स्थित है, जिन्हें लोकटक झील कहते हैं। उसी तरह से अगर झील में लंबाई के हिसाब से पूछा जाएगा कि लॉन्ग कौन सी है, तो पेरियार झील है जो कि केरल में स्थित है। और नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। तटीय झील भी है, वही चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। हालांकि जो विजयनगर है, जिन्हें जीत का शहर कहा जाता है, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया हुआ था 1336 ईस्वी में। और यह एमबीटी के समय में, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, वही मोहम्मद बिन तुगलक जो सन की पागल बादशाह और पिपासु भी कहा जाता है। हालांकि वह सबसे ज़्यादा विद्वान था, पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी योजनाएं जो थी वो सनक भरी थी। वह उसका साथ है किस्मत कह लीजिए, या फिर साथ नहीं दिया था, या फिर जो भी हो, लेकिन वह शासन करने में असफल हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में थी। और बहमनी वंश के संस्थापक में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन बहमद शाह थे। ये 1347 ईस्वी में स्थापित किए थे। ये भी एमबीटी के समय में ही हुआ था। हालांकि एमबीटी मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। उसने कई सारे गलत कार्य किए थे, जैसे कि उसने अपने राजधानी दिल्ली से हटाकर के देवगिरी लेकर चला गया था। क्यों ले गया था? क्योंकि वो दिल्ली की जनता को दंडित करता था, क्योंकि उसको जो नाम से जो पत्र लिखे जाते थे, काफ़ी गंदे गंदे तरह की मतलब अशब्द प्रयोग किया गया था जनता के द्वारा। बहुत सारे उसके पास गया था, जिसकी वजह से वो परेशान होकर दिल्ली के जनता के द्वारा उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित करके लेकर चला गया था। साथ ही साथ उसने दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी वाला क्षेत्र में क्या होता है, टैक्स के वृद्धि कर दी थी। उसी समय क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण ये भी योजना असफल रहा था। और जो एक तीसरी योजना जिसने खुरासान अभियान किया हुआ था, तो 1 सालों तक, लगभग 2 सालों तक उसने सैनिकों को चुस्त दुरुस्त रखा। उसके बाद में उसने खुरासान के शासक से उसने संधि कर ली थी, जिसके कारण ये भी योजना असफल रहा था। उसने एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। सांकेतिक मुद्रा चलाने के कारण वह भी मतलब वो असफल हो गया था। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को भी मतलब माना जाता है कि वह एक अयोग्य शासक ही रहा उसके शासनकाल में, हालांकि पढ़ा लिखा ज़्यादा विद्वान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत विसर्जन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं त्वरित। हालांकि याद होगा आपको कि जब बिजली कड़कती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और सबसे ज़्यादा त्वरित झंझनाहट देखने को अगर मिलती है तो वह जिसे थंडरबोल्ट कहा जाता है, ये भूटान को कहा जाता है। और
जो समान विद्युत मतलब जो मेघार्जन होता है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रोंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज नामक मतलब किससे होता है? तो रेबीज विषाणु से होते हैं। रेबीज जो होते हैं कुत्ता के काटने से ही होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया तरह के एथिक हो जाती है, जिससे उन्हें पानी से डर लगता है और मनुष्य के मतलब हाव व्यवहार लगभग कुत्ते के समान ही होती है। आवाज़ वगैरह सब कुछ होने लगता है, जीभ से लार वगैरह वो टपकते रहता है उसको भी। हालांकि इसकी आपके पूर्ण रूप से टीका नहीं बन पाया है। जब रेबीज फैल जाती है तो उसके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर शुरुआती में ही रोकथाम इसको कर दिया जाए टीका लगाकर तो वह हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होती है। तो 120 वाला को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है। तो ये जो होता है ना 120/80, तो 120 होता है पहले शरीर से, पूरे शरीर से जो खून होती है अशुद्ध खून होती है। अशुद्ध मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हुई रहती है, तो वह दाहिने आलिंद में ही आती है। तो जब दाहिने आलिंद में आती है तो 80 mm के मतलब पंपिंग के द्वारा वह प्रवेश करती है दाहिने आलिंद में। दाहिना आलिंद के बाद ट्राइकास्पेट बल्ब के द्वारा दाहिना निलय में आती है, और दाहिना निलय के बाद में वह पूरे शरीर फेफड़ा में चली जाती है। फेफड़ा से शुद्ध होकर वहाँ से जो शुद्ध हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है, तो वह बायां आलिंद में आती है, और बायां आलिंद के बाद बाईकास्पेट बल्ब के द्वारा वह बायां निलय में आती है। यही बायां निलय है जहाँ से वह 120 के साथ पंप करता है, तो वह पूरे शरीर में फिर चले जाती है हमें शुद्ध खून। तो यही याद रखना है, जो बायां निलय होती है वो सबसे शुद्ध मतलब वहाँ पे खून होता है, जो उसकी दीवारें भी मोट होती है। तो हमारा हृदय जो है वह 4 चेम्बर का बना हुआ होता है। उसी तरह से जैसे कि सांप 2 चेम्बर्स का होता है, उभयचर जैसे मेढक हो गए, सांप हो गए, उनके भी 3 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर मनुष्य और स्तनधारी के होते हैं। पक्षी वगैरह कभी में 4 चेम्बर ही देखने को मिलता है। मगरमच्छ है उसमें भी 4 चेम्बर देखने को मिलता है। तिलचाटा जो है वो उसमें 13 चेम्बर होते हैं। 13 चेम्बर कहने का मतलब उसमें 7 गो आलिंद होते हैं और 6 गो निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद मुक्त क्या होता है? तो शहद में होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। फिर से बोल रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, या इसके अलावा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं उसके भी सूत्र यही होते हैं। तो और शहद में लगभग जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है, और हमें शरीर में जो ऊर्जा वगैरह जो भी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्य को संघ कहा गया है, और इसमें भारत और इंडिया शब्द की चर्चा किया गया है। और भाग जो 1 है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ में, उसमें 1 से लेकर 4 तक कहा गया है अनुच्छेद में। जिसमें पहला तो अनुच्छेद आपको बता दिए, दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि जो देश के बाहर जो सीमा मतलब बाहर की जो भूमि है उन्हें भारत में अगर प्रवेश कराई जाती है, उनके राज्य का हिस्सा बनाई जाती है, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है। जबकि अनुच्छेद 3 ये आता है कि जो भारत के सीमा के जो भीतर पहले से राज्य है उनके नाम में परिवर्तन किया जाए, या उसके सीमा में परिवर्तन किया जाए, या उसको स्थापित किया जाए, तो ये सभी करने का जो अधिकार है वह संसद को है, संसद के द्वारा ही होती है। ये तीसरा अनुच्छेद के तहत। चौथा अनुच्छेद ये कहता है कि जो ये संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होगी वह अनुसंशोधन 368 अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आएगी, यही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो कौन सी नदी पे है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हीरे की चमक किसके कारण होती है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। क्योंकि यह हीरा जो है वो कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप जैसे 2 है, एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। तो ये हीरा है, और हीरा का अगर बात करेंगे अपवर्तनांक का तो 2.42 होता है, और इसका जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.4 होता है, क्रांतिक कोण होता है। हीरा में अगर परसंकरण की बात करेंगे तो sp3 परसंकरण पाई जाती है, और इसकी जो आकृति है वह टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि चतुष्फलकीय होती है। हीरा जो होते हैं, काला हीरो को बोट कहा जाता है। और हीरा के बाद उसके बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में sp2 परसंकरण पाई जाती है, और ग्रेफाइट जो षष्ठ कोणीय से मतलब हेक्सागोनल होता है इसकी आकृति। जबकि ग्रेफाइट जो होते हैं वह विद्युत के सुचालक होती है। मतलब वह अपवाद में है कि विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि हीरा क्या है? विद्युत के वह कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है। जबकि ग्रेफाइट का स्नेहक के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रजिया जो सुल्तान था वह इल्तुतमिश की ही बेटी थी। तो ये रजिया सुल्तान सल्तनत काल की पहली ऐसी महिला रही है जो कि एक सुल्तान पद पे कार्य की हुई है, जो कि मतलब पुरुषों की तरह वेशभूषा पहन कर वह आया करती थी। और ये इल्तुतमिश जो थे ना, ये इल्तुतमिश से इसने यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद के धारण किया हुआ था। इसने कई सारी योजनाएं जैसे इस तुर्कान चेहलगानी का इसने क्या हुआ था स्थापित किया हुआ था। और इसने जो कुतुब मीनार जो बना हुआ था उसको पूर्ण रूप से करवाने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शुद्ध इसने अरबी सिक्के भी वगैरह भी इसने चला रखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में हुआ था? तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही जारी किया गया था। तो ये शुद्ध सोना का सिक्का था, कुषाण के द्वारा चलाया गया था। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले भी हमने वीडियो में बता रखा है कि शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्का जो जारी किया गया था गुप्त शासकों के द्वारा ही जारी किया गया था। जबकि सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है हिंद यूनानी शासकों का। यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया, और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का गुप्तों ने किया था, और थोड़ी मात्रा में ही जारी हुआ था लेकिन शुद्ध था, गुप्त वंश से भी ज़्यादा शुद्ध था, तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही किया गया था। कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा कुजुल कटफिसेस, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। और सबसे ज़्यादा फेमस शासक हुआ था वह कनिष्क ही था। कनिष्क जो था यह महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसने रेशम मार्ग पे अधिकार कर रखा। और चाइना का एक शासक था पेन चौआ, उससे भी उसने युद्ध कर रखा था। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था ना कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, वो कनिष्क के समय में ही हुआ था। और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। हालांकि याद रखिएगा जो नाभिकीय संलयन होती क्या है, संलयन अभिक्रिया ऐसी होती है जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करती हैं, उसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो संलयन जो अभिक्रिया इसमें होती है जिसमें हाइड्रोजन के ही नाभिक हीलियम में बदल जाती है। तो हाइड्रोजन में कौन से दो हाइड्रोजन होते हैं जो हीलियम में बदल जाते हैं? तो याद रखना है हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यही ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एक हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो जाती है, तो संलयन की अभिक्रिया हो जाती है। और ऊर्जा का स्रोत सूर्य में यही होता है, संलयन ही होता है। और संलयन के सिद्धांत पे ही हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। और हाइड्रोजन के एक और समस्थानिक होते हैं प्रोटियम। तो याद रखना है प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होते हैं, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और सूर्य की अगर सतह की बात किया जाए तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके केंद्र का तापमान 15 मेगा डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगर सूर्य का तापमान निम्न है तो वैसे में इसकी सतह का मतलब कलर जो होगा वह लाल रंग का होगा, और मध्यम इसका तापमान होगा तो इसका सतह का रंग जो होगा सफ़ेद होगा। और सबसे अगर उच्च तापमान हुआ तो वैसे में इसकी सतह जो होगी वह नीला रंग की दिखाई देती है हमें। और सूर्य के पास से एक लपट मतलब उठती है जो कि पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ में देखने को मिलती है। तो जो उत्तरी ध्रुव के होता है तो उसे ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है वह ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और ध्यान रहे सूर्य जो है यह चक्कर जो लगाती है यह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। उसी तरह से दो अन्य सभी ग्रह जो होते हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, जबकि 2 अपवाद में है, एक अरुण ग्रह और दूसरा शुक्र ग्रह जो यानी कि शुरू से दूसरा और एक अंतिम से दूसरा, ये भी पूरब से पश्चिम ही चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से एक सूर्य भी पूरब से पश्चिम ही लगाते हैं। बाकी अन्य ग्रह जितने हैं वह सभी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि सूर्य का जो होती है वह किरण जो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। और जो सूर्य ग्रहण होती है वो अमावस्या की रात में होती है। तो सूर्य ग्रहण होता कैसे है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। उसी तरह से चंद्र ग्रहण व पूर्णिमा की दिन होती है। और चंद्र ग्रहण होता कैसे है? तो सूर्य और ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिख गुरु गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी रहे थे। इसने गुरुमुखी लिपि का इसने लिखा हुआ था, अंगद देव ने लिखा हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। ये गुरु नानक के ही छोटे भाई थे और सिख धर्म के संस्थापक में गुरु नानक को ही जाने जाते हैं। तो इस तरह से 10 गुरु टोटल सिख धर्म में हुए थे। मुख्य रूप से पहले गुरु नानक हुए, दूसरे अंगद देव हुए, तीसरे अमरदास हुए, चौथे रामदास और पांचवें जो थे वो अर्जुन देव हुए, छठा हरगोविंद हुए, सातवां हर राय हुए, आठवें हरकिशन हुए, नौवें तेग बहादुर हुए, 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। तो ये संस्थापक में गुरु नानक देव थे, दूसरे का अंगद देव थे और जो तीसरे थे वो अमरदास थे। अमरदास के ही ना बेटी थी बीबी भानी, जिससे ने अकबर उनसे मिला था और मिलने के पश्चात ही अकबर का बेटा का जो है जन्म हुआ था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो और चौथे जो गुरु हुए रामदास हुए। रामदास की ही शादी बीबी भानी से हुआ था और अकबर ने 500 बीघा जो ज़मीन दिया था, उसी ज़मीन पे उसने अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने किए थे। और जो पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव हुए, वह रामदास के ही पांचवें मतलब वो पुत्र थे, तीसरे पुत्र थे और इस तरह से मतलब जो होता है पितरात्मक रूप से उन्हें मिल गया था अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब के पुस्तक लिखी थी और उसने अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहिब यानी कि अमृतसर मंदिर की उसने नींव रखी थी। छठा हरगोविंद हुए और हरगोविंद उन्होंने क्या किया कि उसने सैनिकों को मतलब एक लड़ाकू बना दिए थे और कई सारे उसने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी और उसने नगारा बजाने की प्रथा शुरू किए थे और अंत में सींग सब जोड़ने के लिए थी किया था और वो तलवार लेकर हाथों में गद्दी पे बैठते थे। और ये जो पांचवें जो अर्जुन देव थे, इनकी जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिए थे। ये तो हरगोविंद देख लिया हम, सातवां हर राय हुए और आठवें हरकिशन है। हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। नौवां जो हुए तेग बहादुर, उन्होंने औरंगजेब ने उसको मतलब मरवा दिया था, इसलिए क्योंकि इस्लाम अस्वीकार कर दिए थे इसके वजह से। 10वां गुरु गोविंद सिंह हुए जो कि अंतिम गुरु हुए थे। खालसा पंथ का स्थापना उन्होंने किया हुआ था और गुरु गोविंद सिंह वो पटना में उनका जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम शहर व टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो इटली की राजधानी है रोम। इसे रक्तवर्ण महिलाएं भी कहा जाती है और साथ ही साथ 7 पहाड़ों की नगरी भी रोम को कहा जाता है। सबसे प्राचीन शहर में अगर देखा जाए तो यह रोम का इतिहास काफ़ी लंबा रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों तक लौटा देना चाहिए। हालांकि यह 14 दिन तक लौटा देना चाहिए। अगर यह नहीं लौटा पाता है तो भी यह विधेयक पारित माना जाता है, क्योंकि इसे न इस लोक धन विधेयक में न कोई तरह का संशोधन करने का अधिकार है, न इस पर तरह का सलाह तो दे सकता है, लेकिन धन विधेयक को मानने के लिए जो है लोकसभा वह बाध्य नहीं है। और ध्यान रहे, जो धन विधेयक है वह अनुच्छेद 110 में आता है, विशेष धन विधेयक 109 में है। तो ये धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में ओम बिरला है, तो वही डिसाइड करेंगे कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। जैसे ही धन विधेयक उन्होंने डिसाइड कर लेते हैं तो ये पहले राष्ट्रपति के पास से जाकर हस्ताक्षर इसमें हो जाता है, उसके बाद ही इसमें लोकसभा में आती है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में आती है। ध्यान रहे, कभी भी धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रथम आती है और दूसरा जो प्रक्रिया करने के लिए वो राज्यसभा में भेजी जाती है। और राज्यसभा क्या है, एक उच्च सदन है और इस राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और यह एक विद्वानों का सदन है, इसलिए क्योंकि इसके सदस्य बनने के लिए उम्र 35 साल चाहिए और इसमें बहुत सारे मतलब पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति ही इसमें आते हैं, इसलिए इन्हें विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। हालांकि इसमें अभी कुल 250 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 245 ही है और इसी में 12 गो जो सदस्य होते हैं जो कला विज्ञान साहित्य से ये सब जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वह अनुच्छेद 80 के 3 के तहत इसमें मनोनीत किया जाता है। और अगर बात करेंगे राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है, तो 80 में है। 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा और 85 में है लोकसभा का विघटन के बारे में चर्चा किया गया है। और राज्यसभा का अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो अनुच्छेद 89 में किया गया है और लोकसभा के अध्यक्ष 93 में इसमें चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी, तो तंजौर में थी। ये चोल जो शासक थे पहला वैसे शासक हुए जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह का। और ये पहला चोल शासक यही थे जिन्होंने नेवी का प्रयोग किया हुआ था, यानी कि नौसैनिक का। और इन्होंने श्रीलंका से लेकर जैसे इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र से नेवी के द्वारा ही इसने इस पर विजय प्राप्त किया हुआ था। चोल शासक में सबसे ज़्यादा अगर कोई हुए थे राजेंद्र प्रथम हुए, जिन्हें गंगई कोंड की उपाधि मिली हुई थी। सबसे
ज़्यादा फेमस वही हुए थे। उन्होंने श्रीलंका के साथ साथ उसने इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र पर भी अधिकार कर रखा था। और उन्होंने बंगाल पे भी अधिकार करने के पश्चात वहाँ से उन्होंने एक लोटा जो गंगा जल है उन्होंने लिया, और लेने के पश्चात अपने चोल का राजधानी तंजौर के पास में ही उन्होंने एक तालाब में रख पानी जो डाला था, जिसके कारण गंगाई कोंड की उपाधि इनको मिली। साथ साथ उस झील को है कहा गया, उसको चोल गंगम कहा गया, यानी कि चोलों की गंगा कहा गया था।